हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो एनसीईआरटी क्लास 12th मैथमेटिक्स के आज के इस लेक्चर में हम जो है डिस्कस करने वाले हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस के बारे में। ठीक है, रिलेशंस एंड फंक्शंस जो कि अध्याय नंबर 1 है आपके एनसीईआरटी मैथ में, जिसको हम संबंध और एवं फलन के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से एक क्वेश्चन आपके जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है ना, अब संबंध और फलन को जानने से पहले हम सबसे पहले जानेंगे कि संबंध हमारा क्या होता है। ठीक है ना, संबंध को हम जानेंगे। अब संबंध को जानने के लिए हमें कुछ चीजें जरूरी होगी जो कि हमने क्लास 11th में पढ़ रखा है, और उसको थोड़ा सा हम रिकॉल करेंगे क्योंकि आज जो है हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं इसमें चैप्टर फर्स्ट में, तो थोड़ा सा जो है हम रिकॉल करेंगे क्लास 11 का। ठीक है, तो पहला चीज जो हमने पढ़ रखा था समुच्चय। ठीक है ना, पहला जो क्या पढ़ रखा था हमने, समुच्चय पढ़ रखा था। ठीक, तो हमें समुच्चय की जानकारी होना बहुत जरूरी है। अगर हमें समुच्चय के बारे में हमें नहीं पता होगा तो हम जो है इसमें बहुत सारा चीजें समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो समुच्चय के बारे में जानते हैं। समुच्चय क्या होता है? एक सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह होता है। ठीक है ना, जैसे कोई भी संग्रह ले रहा हूँ वो सुपरिभाषित होना चाहिए। जैसे कि एक मैं कलेक्शन ले रहा हूँ किसका, नेचुरल नंबर का, जैसे 1, 2, 3 और इस प्रकार के नंबर्स हैं, तो ये हमारे क्या हो गए, सुपरिभाषित संख्याओं का कलेक्शन हो गया। किसका? प्राकृतिक संख्याओं का जो है संग्रह हो गया, कलेक्शन हो गया। अब सुपरिभाषित का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो हमारा रिजल्ट है वो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करना चाहिए, मतलब बदलना नहीं चाहिए। अब जैसे मैं दो व्यक्ति है और दोनों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि भाई प्राकृतिक संख्या क्या होता है। ठीक है, तो पहला वाला वो बोल रहा है कि 1 2 3 4 5, दूसरा वाला भी यही बोल रहा है कि 1 2 3 4 5। तो उस कंडीशन में ये एक वेल डिफाइन हो जाएगा, और जब वेल डिफाइन हो जाएगा कोई कलेक्शन तो उसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये हमारा समुच्चय है। ठीक है, उसके बाद एक एग्जाम्पल और ले रहा हूँ। मान लीजिए दो पर्सन है, दो व्यक्ति है, और पहले से मैंने एक क्वेश्चन किया कि भाई भारत के 10 महान खिलाड़ियों के नाम, है ना, क्रिकेट खिलाड़ियों के नाम। मैंने इससे किया, दूसरे पहले वाले से किया, दूसरे वाले से भी क्वेश्चन किया। तो पहले वाले जो है 10 नाम दिए, दूसरे वाले ने 10 अलग नाम दिए। मतलब पॉसिबिलिटी है यहाँ अलग अलग देने की, एक साथ दे भी सकते हैं, सेम नाम दे सकते हैं, लेकिन ये पॉसिबिलिटी भी तो है कि भैया अलग अलग नाम देंगे। तो जहाँ अलग अलग पॉसिबिलिटी है, जहाँ रिजल्ट अलग अलग आने के चांसेस है, वहाँ वो वेल डिफाइन हमारा नहीं होता है, मतलब सुपरिभाषित हमारा नहीं होता है। तो उस कंडीशन में हम उसको क्या बोलते हैं, समुच्चय नहीं बोल सकते। समझ में? समुच्चय होने के लिए सुपरिभाषित होना चाहिए। और सुपरिभाषित क्या होता है कि पर्सन टू पर्सन कोई भी रिजल्ट है वो चेंज नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? यह तो हमारा सेट के बारे में था, जो कि आपको आई थिंक पता भी है। अगला आता है कार्तीय गुणन। ठीक, कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन के बारे में आई थिंक आप लोगों को सबको पता है। कार्तीय गुणन में हम क्या करते थे, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक सेट ए है और जिसमें 1 और 2 एलिमेंट्स हैं, और एक सेट हमारे पास बी है जिसमें हमारे पास 3 और 4 एलिमेंट है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का जो है कार्तीय गुणन अगर हम करें तो कार्तीय गुणन में हम क्या लिखेंगे, ए क्रॉस बी। ये हमारा कार्तीय गुणन का चिन्ह होता है। एक ये जो है क्रॉस लगाया हमने वो कार्तीय गुणन। अब कार्तीय गुणन में कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, जैसे पहला वाला एलिमेंट है उसका इन दोनों के साथ बारी बारी से गुणा करेंगे। गुणा का मतलब जैसे ऐसे लिखेंगे, 1 को 1,3 हो जाएगा, कॉमा फिर 1,1 और 4 हो जाएगा, 1,4। ठीक है, 1,4, फिर ऐसे ही 2,3। ठीक, 2,3, फिर ऐसे ही कॉमा लगाते जाएंगे, 2,4, 2, और इसको हम ऐसे कर्ली ब्रैकेट में बंद कर देंगे। तो ये जो जनरली हमारे पास आया है वो सेट ए और सेट बी का, सेट ए और सेट बी का क्या है, कार्तीय गुणन है। ठीक है ना, कार्तीय गुणन है। अब इसमें जो पहला वाला एलिमेंट होगा वो किस में बिलोंग करेगा, ए सेट में बिलोंग करेगा। दूसरा वाला जो एलिमेंट है वो किस में बिलोंग करेगा, बी सेट में बिलोंग करेगा। समझ में आ गया? ये हमारा होता है क्या, कार्तीय गुणन। अब देखिए हमने कार्तीय गुणन के बारे में जब पढ़ लिया है तो हमारे पास यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट आता है कि संबंध हमारा क्या होता है। ठीक, तो संबंध को जानने के लिए हमें जाननी पड़ेगी कुछ चीजें। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, अगर एक सेट हमारे पास है
एक सेट हमारे पास है क्या, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू किस में, कोई भी देखो देखो ए कॉमा मतलब इसमें इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि जो 1,3 है 1,3 है वो किस में बिलोंग कर रहा है, हमारा ए क्रॉस बी में बिलोंग कर रहा है, ए क्रॉस बी में बिलोंग कर रहा है। ऐसे ही 1,4 को मैं लिख सकता हूं कि 1,4 आपका किस में बिलोंग कर रहा है, ए क्रॉस बी में बिलोंग कर रहा है, यही तो है। तो यहाँ पर भी वही बताया है कि कोई भी दो ए कॉमा बी जो कि ए क्रॉस बी में बिलोंग कर रहा है, सच दैट, इसको कैसे डिफाइन किया गया है, इसको कैसे परिभाषित किया गया है, सच दैट ए बी का भाई है, ए बी का क्या है, भाई है। तो हम यहाँ पर सीधा देख सकते हैं कि ये जो है एक संबंध को बता रहा है कि नहीं, ये क्या है हमारा एक संबंध हुआ ना। मतलब संबंध का मतलब यहाँ ये नहीं है कि मम्मी पापा भाई बहन, संबंध का मतलब यहाँ बहुत और भी चीजें हो सकता है, कोई भी संबंध हो सकता है, मैथमेटिकल रिलेशन हो सकता है, कोई ब्लड रिलेशन हो सकता है ना, रक्त संबंध हो सकता है, जैसे ये वाला क्वेश्चन में बताया गया कि ये रक्त संबंध है, ठीक है। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन पढ़ते देखिए क्या कह रहा है इसमें, ए कॉमा बी सच दैट, जो हमारे पास ए कॉमा बी है वो ए क्रॉस बी में जो है बिलोंग कर रहा है और ए बी की बहन है, तो कहने का मतलब ये भी एक ब्लड रिलेशन है ना, ये पॉसिबल है। तो संबंध को मैं बता रहा था बेसिकली। उसके बाद तीसरा देखिए इसमें बता रखा है ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए की आयु बी की आयु से अधिक है, इसमें भी क्या बताया गया, इसमें भी तो एक संबंध ही बताया गया कि ए की जो आयु है वो बी की आयु से क्या है, अधिक है। हम तुलना भी कर सकते है ना, संबंध रिलेशन एक तुलना ही हुआ एक प्रकार से। उसके बाद चौथा देखिए ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, मतलब ये जो डिफाइन किया गया है वो पिछली अंतिम परीक्षा में ए द्वारा प्राप्त पूर्णांक बी द्वारा प्राप्त पूर्णांक से कम है, मतलब ए द्वारा जो प्राप्त पूर्णांक है वो बी द्वारा प्राप्त पूर्णांक से हमेशा के लिए क्या होगा, कम होगा। अगर ए का मान 1 हुआ मतलब बी का मान अगर 2 हुआ तो ए का मान या तो 2 या 2 से कम, 2 तो नहीं हो सकता लेकिन 2 से कम होगा, मतलब 1 हो सकता है। पूर्णांक की बात क्या गया, तो ये समझ में आया। तो ये हमारे पास जो है कुछ क्या थे, कुछ थे रिलेशंस, ठीक, कुछ संबंध थे जिसको हमें जानना था। अब बात आती है कि मैंने ये सब स्टार्टिंग में क्यों बताया, अभी इसकी जरूरत आपको पड़ेगी, अब वो कैसे ये बताऊंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले उसके बाद आता है हमारे पास संबंधों के प्रकार, ठीक है ना, कि कितने प्रकार के संबंध हमारे होते हैं। तो देखिए संबंधों के प्रकार की अगर मैं बात करूं तो संबंधों के प्रकार में सबसे पहला तो हमारा आता है एक रिक्त संबंध, ठीक है, एक आता है रिक्त संबंध, ठीक। तो रिक्त संबंध और दूसरा हमारे पास क्या आता है, सार्वत्रिक संबंध, ठीक है। सार्वत्रिक संबंध बहुत ही सिंपल है, अच्छा है, ठीक। तो इसके एग्जाम्पल भी लूंगा आप लोगों के सामने, एग्जाम्पल भी इसका मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ डेफिनेशन बताया और सारा एक्सप्लेन करके छोड़ के चला गया, ठीक, ऐसा नहीं है। देखिए इसमें पहला जो डेफिनेशन है वो क्या बताया, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर, मतलब कोई भी एक समुच्चय ए है, ठीक है, कोई भी एक समुच्चय ए है जिस पर एक रिलेशन डिफाइन किया गया, एक संबंध आर जो है परिभाषित किया गया, उसको हम रिक्त संबंध तब कहेंगे यदि ए का कोई भी अवयव, जो भी सेट दिया है ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, ए के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, उस कंडीशन में हम उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे रिक्त संबंध है, रिक्त संबंध, ठीक। और उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, ये इस प्रकार से जो है इसको हम डिनोट करेंगे, क्या, आर, इसको ऐसे लिखेंगे, आर इज इक्वल टू फाई, और ये जो फाई है वो किस में बिलोंग करेगा, ए क्रॉस ए के कार्तीय गुणन में, समझना, ए क्रॉस ए के कार्तीय गुणन में। अब बात आती है कि जब हम ये बात कर रहे हैं, ये ऐसा पॉसिबिलिटी क्या है, वाकई में क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है, हम रिलेशन की बात कर रहे हैं, और अगर हम सिंपल रिलेशन की बात कर रहे हैं तो इसमें किसी प्रकार का रिलेशन हो सकता है, चाहे वो ब्लड रिलेशन हो, चाहे वो मैथमेटिकल रिलेशन हो, है ना। तो चलिए एक इसका एग्जाम्पल जो है हम देखते हैं, ठीक है। देखिए इसमें इस एग्जाम्पल को देखिए आप,
उदाहरण नंबर फर्स्ट में बताया गया कि ए जो है किसी बालकों के स्कूल का सभी विद्यार्थियों का समुच्चय, ठीक है ना। ये जो ए दिया है वो कह रहे हैं कि किसी बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय, मतलब अब समझिए इस चीज को, एक ए हमारे पास दिया हुआ है, जो ए सेट हमारे पास दिया हुआ है वो उसमें क्या है, किसी स्कूल का बालकों का समूह है। ध्यान रखना, बालकों का, ये सारे के सारे इसमें बालक आएंगे, बालिका एक भी नहीं। तो अगला क्या बताया, तो दर्शाइए कि जो आपका रिलेशन दिया हुआ है, वो रिलेशन हमारे पास क्या है, ये है, ठीक है ना, ये है हमारा रिलेशन। और इसमें क्या बताया गया, इसमें ये बताया गया कि आर जो एक रिलेशन है वो ए कॉमा बी सच दैट ए जो है बी की क्या है, बहन है। अब यहां समझना पड़ेगा, ए जो है बी का क्या है, बहन है। मतलब ये हुआ पहला वाला एलिमेंट ये किससे बिलोंग करेगा, ए से बिलोंग करेगा। मतलब जो स्मॉल ए है वो किस में बिलोंग कर रहा है, कैपिटल ए में बिलोंग कर रहा है। ए हमारे पास एक सेट है जो कि बालकों का सेट है। स्मॉल बी वो भी हमारे ए में बिलोंग करेगा, ये भी बालक है। और दूसरा वाला ये भी, क्योंकि सेम ए है तो ये भी बालक है। अब देखिए जो बताया गया कि उसके अकॉर्डिंग सही है, ये ए बी की बहन है। अब ये भी बालक है, ये भी बालक है, तो कोई भी दो बालक एक दूसरे का भाई बहन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, ये तो आपको पता ही है। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसा कोई रिलेशन हो ही नहीं सकता है इस सेट के लिए। किस सेट के लिए, इस ए सेट के लिए ऐसा कोई भी कार्तीय गुणन पॉसिबल नहीं है कि अगर मैं ए कॉमा बी लिख दूं तो ये ए बी की बहन हो जाए, है ना, ए बी का बहन हो जाए। समझ में आ रहा है, क्योंकि दोनों लड़के हैं इसमें, तो भाई तो हो सकता है लेकिन बहन नहीं हो सकता है, ठीक है ना, एक टाइम के लिए। तो यही चीज यहां पर बताना था। इस द्वारा प्रदत्त एक रिक्त संबंध है, तो हम कह सकते हैं कि ये चीज हमारा क्या हो जाएगा, एक रिक्त संबंध है। मतलब कि जो भी रिलेशन आपका दिया गया वो हमारा कैसा है, फाई है, जो कि ए क्रॉस ए का कार्तीय गुणन में बिलोंग करता है, सबसेट है। ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, एक रिक्त संबंध हो जाएगा। रिक्त का मतलब क्या है, आप लोगों ने जो है क्लास 11th में पढ़ रखा था, रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय में हम क्या करते थे, उसमें कोई भी अवयव होता नहीं था। ऐसी रिक्त संबंध में कोई भी संबंध नहीं होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें जो है अगला जो हमारे पास आ रहा है वो है सार्वत्रिक संबंध, ठीक। इसमें क्या क्या, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर एक सार्वत्रिक संबंध तब कहा जाएगा यदि ए का जो है प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयव से संबंधित है। मतलब ए के अंदर जितना अवयव है वो बाकी ए के सभी अवयव से संबंधित, जैसे ए है, अब ए में मान लीजिए 1 2 3 है, तो ये 1 2 3 इस ए के सारे अवयवों से संबंधित है, कहीं ना कहीं इसके सारे अवयवों से संबंधित है। तो उस कंडीशन में हम उसको क्या कहेंगे, उसको जो है सार्वत्रिक संबंध कहेंगे। और सार्वत्रिक संबंध को कैसे दिखाते हैं कि जो आर है ए क्रॉस ए के बराबर हो जाता है। मतलब जो रिलेशन है वो क्या हो जाता है, जो रिलेशन है वो ए क्रॉस ए के कार्तीय गुणन के बराबर हो जाता है। जाहिर सी बात है, अगर मैं ए क्रॉस ए का कार्तीय गुणन निकाल देता हूं और वो एक सार्वत्रिक संबंध है तो वो रिलेशन के बराबर ही हो जाए, जैसे इसकी आप कर देख सकते हो करके, ठीक है ना। रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध को कभी कभी तुच्छ संबंध भी कहा जाता है, मतलब ट्राइवियल रिलेशन भी हम इसको बोल सकते हैं, रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध को, ठीक है ना। तो आई थिंक ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गया है। क्या क्या, सबसे पहला तो हमने देखा कि रिक्त संबंध क्या होता है, और दूसरा हमने देखा है क्या, सार्वत्रिक संबंध हमारा क्या होता है, ठीक है। तो ये दो चीजें हमने जो है अभी यहाँ पर क्लियर किया है, और रिक्त संबंध का मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल भी बताया है, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम जो है सार्वत्रिक संबंध का एग्जाम्पल देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें बताया गया द्वारा प्रदत्त संबंध एक रिक्त संबंध है, ठीक है। दूसरा, और आर डैश के लिए बोला गया है कि जो आर डैश है ए कॉमा बी सच दैट ए तथा बी की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से क्या है, कम है। तो ऐसा तो पॉसिबल है भैया, बच्चे हैं, अब बच्चे में कई सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं,
है ना, बालक है। अब बालकों में कई सारे बालक ऐसे भी हो सकते हैं जो एक जो है पहला वाला जो बालक है दूसरे वाले बालक से क्या है 3 मीटर कम है, ठीक है ना, 3 मीटर कम है, ऐसा पॉसिबल है। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक सार्वत्रिक संबंध हो जाएगा, सार्वत्रिक संबंध है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद आता है हमारे पास एक तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है तुल्यता संबंध, ठीक है। तुल्यता संबंधों को अगर हम जान गए तो ये समझ लो कि हमारे इसमें से 2 नंबर कंफर्म हो चुके हैं, ठीक है ना। तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध में क्या होता है, तुल्यता संबंध में सबसे पहला हमारा आता है स्वतुल्य। स्वतुल्य को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। स्वतुल्य मतलब जितने भी ए है, देखिए पहला वाला संबंध क्या कह रहा है कि भैया जितना भी हमारे पास ए है उस ए के लिए ए कॉमा ए जो है आर में बिलोंग करना चाहिए। मतलब सारे के सारे आर के लिए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, मतलब जितने भी ए है वो हमारे कैपिटल ए में बिलोंग कर रहा है, और उसके लिए ए का ए के साथ ही एक संबंध होना चाहिए जो कि आर में बिलोंग करना चाहिए, ए का ए के साथ। दूसरा क्या होता है, सम्मित, सिमेट्रिक कहलाता है, जब A1 और A2 हमारे पास कोई भी 2 एलिमेंट हो A का, और अगर A1 A2 से संबंधित है तो A2 A1 से ही संबंधित होगा, ये कहता है सम्मित। दूसरा आता है संक्रामक, ट्रांजिटिव। इसमें क्या है कि अगर A1 A2 और A3 A के लिए A के अंदर बिलोंग कर रहा है, मतलब कोई सेट A है उसके अंदर बिलोंग कर रहा है, तो A1 A2 से संबंधित अगर है और A2 A3 से अगर संबंधित है तो उस कंडीशन में हमें A1 A3 के संबंधित भी बोल सकते हैं। तो चलिए, स्वतुल्य में क्या है कि A का A के साथ रिलेशन होना चाहिए। दूसरा सम्मित में क्या है कि अगर A1 मान लीजिए A और B का रिलेशन है तो B A का भी रिलेशन होना चाहिए सेटिस्फाई। तीसरा, अगर A B और C जो है कोई भी जो है सेट A का एलिमेंट है, मान लीजिए A एक सेट A है जिसका एलिमेंट A, B, C है, तो उस कंडीशन में हम अगर A का B के साथ संबंध है, B का अगर C के साथ संबंध है, तो हम ये बोल सकते हैं कि A का किसके साथ, A का C के साथ संबंध होगा, A का C के साथ संबंध होगा, ठीक है ना। तो ये देखिए, अगर कोई भी संबंध, कोई भी सेट है उसमें अगर ये तीनों चीजें सेटिस्फाई कर जाए, कौन कौन सा, पहला हो गया हमारा स्वतुल्य, ठीक है, पहला हमारा हो गया स्वतुल्य, फिर सममित, स्वतुल्य, स्वतुल्य, सममित, असंक्रामक। अगर ये सेटिस्फाई हो गए तो हम किसी संबंध को क्या कह सकते हैं कि वो एक तुल्यता संबंध है, ठीक है। अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं और उसी एग्जांपल के हेल्प से हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए उदाहरण 2 क्या कहा है कि मान लीजिए कि T किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय है। समुच्चय T में मतलब R बराबर एक रिलेशन दिया है T1 T2 सच दैट T1 T2 के सर्वांग सम है। समझना है इसको ध्यान से, T1 T2 के सर्वांग सम है। एक संबंध है, सिद्ध कीजिए कि R जो है आपका क्या है, एक तुल्यता संबंध है। R एक हमारा कैसा है, एक तुल्यता संबंध है। अब देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अब समझना है हमको यहाँ पे, है ना। हमें क्या समझना है, सबसे पहले तो देखिए, चलिए एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं और उसी में हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक। सबसे पहले तो इसमें आपका क्या दिया है कि T1 T2 के सर्वांग सम है, ठीक है ना। एक रिलेशन आपका दिया हुआ है, चलिए इसको लिख लेते हैं इसमें। R जो है एक रिलेशन दिया है जिसमें T1, T2 जो है बता रखा है सच दैट T1 जो है T2 के क्या है, T2 के सर्वांग सम है, सर्वांग सम है, ठीक। सर्वांग सम के बारे में आप जानते हैं, जिसके सारे भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो। और एक चीज बता रखा है कि जो T है वो समस्त त्रिभुजों का क्या है, समुच्चय। देखो अगर क्वेश्चन देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि जो T है पहले बता रखा है समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय। मतलब इस T में आपके वो सारे के सारे जो है
त्रिभुज आ जाएंगे। जितने भी प्रकार के त्रिभुज अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है वो सभी प्रकार के त्रिभुज आ जाएंगे इस टी के अंदर। ठीक, इस टी के अंदर सभी प्रकार के त्रिभुज आ जाएंगे, सभी प्रकार के त्रिभुज। ठीक है, सभी प्रकार के त्रिभुज इस टी के अंदर आ जाएगा, है ना। अब देखिए T1 T2 के सर्वांगसम है। अब हमको सबसे पहला तो हमें ये दिखाना है कि T1 T2 के संबंध में देखो सौतुल्य है। सौतुल्य क्यों होगा? क्योंकि कोई भी देखिए सौतुल्य का मतलब क्या है कि खुद का खुद से संबंध, ठीक है ना, खुद का खुद से संबंध। तो पहला इसको हमें तुल्यता संबंध प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दिखाना होगा कि ये सौतुल्य है, बन रहा है नहीं बन रहा है। तो पहला है ना सौतुल्य। सौतुल्य के लिए देखिए खुद का खुद के साथ संबंध होगा कि नहीं होगा, सौतुल्य होगा, है ना। देखिए कैसे, क्यों होगा, T1 के साथ संबंधित होगा, 101% होगा। क्यों, देखो T1 के सर्वांग सम तो होगा। मान लीजिए कि एक त्रिभुज ये है T1, अब यही त्रिभुज इसी त्रिभुज के तो सर्वांग सम होगा ही ना, है ना, सर्वांग सम होगा ही होगा। तो ये क्या हो गया हमारा सौतुल्य हो, खुद का खुद के साथ संबंध। तो कोई भी चीज हो उसका खुद से देखिए खुद के साथ तो संबंध होगा ही होगा। दूसरा हमारे पास क्या आता है सौतुल्य, फिर आ जाता है हमारा सममित, सममित हो जाएगा, ठीक है ना। तो सममित में क्या बताना होता है कि भैया अगर A का A1 का A2 के साथ संबंध है तो A2 का A1 के साथ भी होना चाहिए। मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि अगर A का B के साथ संबंध है तो B का A के साथ भी संबंध होना चाहिए। तो अब देखिए A का सममित, ठीक, सममित भी होना चाहिए, होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए कि T1 एक जो है त्रिभुज है और T2 भी एक त्रिभुज है। अब ये हम कह सकते हैं कि T1 T2 का सर्वांग सम है। हम क्या कह रहे हैं कि T1 T2 का सर्वांग सम है। तो हम इस चीज को ऐसे भी तो कह सकते हैं कि T2 T1 का सर्वांग सम है, ऐसा कह सकते हैं। तो हो गया ना, देखिए सममित कि T1 अगर T2 के सर्वांग सम है मतलब R में बिलोंग कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है T2 T1 का भी सर्वांग सम हो, है कि नहीं। अगर दो त्रिभुज है, ये है T1 और एक त्रिभुज ये है हमारा T2। अगर मैं कह रहा हूं कि T1 T2 के सर्वांग सम है तो ऑब्वियसली बात है T2 भी T1 के सर्वांग सम होगा। तो ये हमारा सममित भी हो गया है। अब चलिए बात करते हैं संक्रामक की। संक्रामक, तो संक्रामक के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर T1 T2 के जो है सर्वांग सम है, ऐसे ही T2 T3 के सर्वांग सम है, तो हम ये चीज तो कह ही सकते हैं, हम ये चीज तो कह सकते हैं कि T1 भी T3 के सर्वांग सम होगा। होगा कि नहीं होगा, दिमाग लगाओ भैया। अगर तीन त्रिभुज है 1 2 3, ये T1 ये T2 और ये T3। अब मैं कह रहा हूं कि T1 T2 के सर्वांग सम, मतलब इसके जितने भी भुजाएं हैं वो T2 के सारे भुजाओं से बराबर है। अब T2 के जितने भी भुजाएं हैं वो T3 के सारे भुजाओं के बराबर है। तो ऑब्वियसली बात है कि T1 का भी T3 के भुजाओं के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो दिया गया संबंध है वो सौतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। इसका मतलब क्या है कि R एक सौतुल्य जो है तुल्यता संबंध है, ठीक है ना। हम यही तो पढ़ रहे थे, तुल्यता संबंध है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है, समझ में आ गया। उदाहरण नंबर 2। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने बेसिक चीजें डिस्कशन किया है, ठीक है ना। वीडियो लेंदी हो रहा है तो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके आगे के बहुत सारे क्वेश्चंस है एनसीईआरटी के जो कि हम लेंगे, ठीक है ना। और अगर चैनल पर नए हैं तो आप लोग उसको सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे इसमें लगातार आपको ऐसे कंटेंट्स मिलते रहेंगे। और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ भी इसको शेयर जरूर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।